गुजरात के भावीनगर नामक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का अपने ही मस्ती में रहता था। जैसे हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, उसी तरह इस लड़के के भी माता पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक वकील बन जाए। और परिस्थिति ठीक न होने के बावजूद मेहनत करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और वकील बनाया। और वह पढ़ाई पूरी करके अदालत गया और उसने वकीलों को पैसे लेते देखा और बुरे लोगों का साथ देना और अदालत में झूठ बोलना, ये सब उसे पसंद नहीं आया और उसने ये सब छोड़ के खुद को जो सही लगा वो काम करना ठीक समझा और उसने एक वुड प्रोसेसिंग कंपनी में पियोन की जॉब करना शुरू कर दिया। पैसे न होने के कारण वह गोदाम में ही रहने लगा। जो लड़का लॉयर की पढ़ाई करके पियोन की नौकरी कर रहा था, आज वो 1.34 करोड़ रेवेन्यू भारत की एक एडिसिव और ग्लू कंपनी पेडिलाइट इंडस्ट्री या यूं कहूँ तो फेविकॉल इसका मालिक है। वो और कोई नहीं, फेविकॉल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर बलवंत राय कल्याण जी पारेख है। चलिए जानते हैं कि ये सब पारेख जी ने कैसे किया। इंडियन एडिसिव इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे जाना, उन्हें कैसे सॉल्व किया, फेविकॉल प्रोडक्ट कैसे तैयार किया। फेविकॉल प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना कैसे, उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। हेलो, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड, जहां हम बात करते हैं बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज जो आपके भी कभी काम आएंगे। 1950 में जब पारेख जी ने लॉयर का करियर छोड़ने के बाद जब वो एक वुड प्रोसेसिंग कंपनी में पियोन की जॉब कर रहे थे, तब उन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस की। वो थी कि जो ग्लू उनकी कंपनी में यूज हो रहा है वो जानवर के चर्बी से बनता था और तो और उसे गर्म करके फिर ठंडा करके ये सब झंझट करने के बाद फिर यूज में लाया जाता था। कभी कभी तो ये ठीक से काम भी नहीं करता था। ये सब प्रॉब्लम को देखकर पारेख जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का एनिमल फैट फ्री ग्लू तैयार करने का सोचा, बट पैसे तो नहीं थे उनके पास। उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उनकी मुलाकात मोहन जी से हुई जो एक इन्वेस्टर थे। पारेख जी ने उनके साथ मिलके एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वो बिजनेस था साइकिल, नट्स और पेपर फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने का। मोहन जी के साथ काम करते वक्त उन्हें एक ऑफर मिला जर्मन बेस्ड केमिकल कंपनी जिसका नाम था हॉचेस। उसके डीलर ने उनके साथ डील की कि उनके भी प्रोडक्ट्स वो इंडिया में बेचे। उनके साथ काम करते टाइम उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया कि किस तरह केमिकल इंडस्ट्री एक लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। कुछ सालों बाद वो कंपनी इंडिया में लॉन्च हो गई थी, इसलिए जो भी डीलरशिप्स थे वो सभी को कैंसिल कर दिया गया था। तब पारेख जी ने सोचा कि यही सही टाइम है खुद का कुछ करने का और 1954 में अपने भाई सुशील पारेख के साथ मिलके एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया पारेख डायनामिक इंडस्ट्रीज। वक्त के साथ इसका नाम भी बदलते चला गया, जैसे कि पारेख डायनामिक इंडस्ट्रीज, पारेख डायनामिक लाइट इंडस्ट्री, फिर पीडी लाइट इंडस्ट्रीज और अभी जो फिलहाल है पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। कंपनी की शुरुआत तो हो गई, बट अभी उसमें प्रोडक्ट क्या बेचना ये सोच में पड़ गए थे पारेख जी। तब उन्हें याद आई वो प्रॉब्लम जो कारपेंटर फेस करते थे। तब उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और एनिमल फैट न यूज करते हुए रेजन और केमिकल से एक ग्लू बनाया जिसका नाम रखा गया था फेविकॉल। वो उस टाइम की बेस्ट ग्लू था मार्केट में, क्योंकि न उसमें गर्म करने का झंझट था और न एनिमल का फैट यूज किया गया था। और तो और ये बाकी सब ग्लू से बहुत अच्छा काम करता था। जितना एक प्रोडक्ट को बनाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का पहचान कराना भी इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली ग्लू जो है वो वुडन और फर्नीचर्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो बाकी के ग्लू कंपनीज रिटेल हार्डवेयर शॉप्स को टारगेट करते थे और हाई कमीशन देते हुए उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने को लगाते थे। बट पारेख जी ने वो वाला स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। पारेख जी ने सोचने के बाद देखा कि ग्लू बनता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जाता है होलसेल को, होलसेल से फिर रिटेल को, रिटेल के बाद फिर कस्टमर को, लेकिन यहाँ पे
कस्टमर और रिटेल के बीच में एक व्यक्ति रहता है, वो है कारपेंटर। कारपेंटर ही डिसाइड करता है कि कौन सा ग्लू लेना चाहिए और कौन सा नहीं। फिर कस्टमर जाता है रिटेल में और फिर वो लेता है ग्लू। पारेख जी ने कारपेंटर्स को टारगेट करते हुए अपने सेल्स पर्सन से प्रमोशन करवाई फेविकॉल की। कितना भी ट्राई करने के बावजूद ये स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही थी, तो उन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे। वो कौन सा था, आइए जानते हैं। इस क्लब में इंडिया के सभी कारपेंटर्स को एक जगह करते हुए इन्होंने न सिर्फ फेविकॉल के इम्पोर्टेंस को बताया, बल्कि कारपेंटर्स को ये भी सिखाया कि नए डिज़ाइंस, फर्नीचर्स के डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं। अगर सिर्फ उन्होंने फेविकॉल के इम्पोर्टेंस को ही बताया होता तो कारपेंटर्स इतना नहीं इंटरेस्ट दिखाते, लेकिन उन्हें कुछ नया सीखने मिला, तब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और सभी कारपेंटर्स को पेडिलाइट ने अपनी ओर कर लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने फॉरेन के नए नए डिज़ाइंस को कलेक्ट करके एक कैटलॉग के रूप में सभी कारपेंटर्स को दिया, ताकि उनका टाइम बच सके नए नए डिज़ाइंस के बारे में सोचने से। आपको क्या लगता है, उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए सिर्फ फेविकॉल पे बेचने के लिए? जी नहीं, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। जी हाँ, उन्होंने सभी कारपेंटर्स के साथ मिलके एक मीटिंग की, जहाँ उन्होंने जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं, और उसी तरह के प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। फॉर एग्जाम्पल, धूप से बचने के लिए फेविकॉल हीटेक्स, पानी से बचने के लिए फेविकॉल मरीन और जल्दी से चिपकने के लिए फेविकॉल स्पीडेक्स। इतना ही नहीं, उन्होंने घर के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि फेविस्टिक, एमसील और बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ये हो गई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए ना इन्होंने किसी बड़े फिल्म स्टार को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बल्कि इन्होंने हर एक एड में अपने प्रोडक्ट को किस तरह एक आम आदमी यूज़ कर सकता है, इसे रिक्रिएट किया और इस तरह हर एक घर में अपने जगह बना ली। हर एक एडवर्टाइज का एक गोल होता है कि उनका प्रोडक्ट किस तरह कस्टमर को यूजफुल होगा ये बताना, और इसमें फेविकॉल ने बाजी मार ली। इस तरह पारेख जी ने न सिर्फ एडिसिव में बल्कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी एक्सपैंड किया। उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए। आज एडिसिव और सीलिंग इंडस्ट्री में 70% मार्केट शेयर्स लेते हुए पेडिलाइट इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। सो फाइनली इस केस स्टडी से हमें ये सीख मिलती है कि यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कंज्यूमर ऑफ योर प्रोडक्ट। माने कि आपको आपके रियल कंज्यूमर जो आपका प्रोडक्ट है उसे रियली यूज करते हैं, उन्हें फाइंड आउट करके फिर मार्केटिंग करनी चाहिए। इस मेथड को करते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। इस मेथड से ना कि सिर्फ टाइम बल्कि पैसे की भी बहुत बचत होती है। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।